हेलो एवरीवन। कल हमने अपना एक चैप्टर शुरू किया था आरबीएससी 12th मैथ का संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन। हमने इसमें फलन की बेसिक अवधारणा, जो मूल अवधारणा है उसके बारे में बात की थी। फलन क्या होते हैं, फलन का प्रांत क्या होता है, फलन का परिसर क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, इनके बारे में बात की थी। एकेकी, अंतरक्षेपी, आच्छादक, बहुएकी, इन फलनों के बारे में बात की थी। एकेकी आच्छादक फलन के बारे में बात की थी। तत्समक फलन पढ़ा था, अचर फलन पढ़ा था, और उम्मीद है आप सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा। जरूरी है इस टॉपिक के लिए पुरानी चीजों को रिवाइज करना या उनका आना। एक और इम्पोर्टेंट फलन है, उसके बारे में और बात कर लेते हैं, फिर अपन इस टॉपिक के बारे में बात चालू करते हैं। फलन का नाम है तुल्य फलन। इक्वल फंक्शन। अब ये क्या होता है तुल्य फलन? देखो, दो फलन है अपने पास, कौन कौन से? स्मॉल एफ और स्मॉल जी। ये दो फलन है, ये दो फलन तुल्य फलन कहलाते हैं। कब? जब ये इन तीन कंडीशंस को पूरा करते हैं। पहली कंडीशन, इन दोनों फलनों का प्रांत समान हो, मतलब एफ का प्रांत बराबर किससे हो? जी के प्रांत के बराबर हो। दूसरा जो फैक्टर है, एफ का सहप्रांत जी के सहप्रांत के बराबर हो। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों के ही जो कॉमन प्रांत है, प्रांत बराबर है तो एक जैसे ही है, दोनों का जो कॉमन प्रांत है, प्रत्येक x बिलोंग टू प्रांत के लिए कैसे हो? एफ एक्स बराबर जी एक्स, मतलब प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर इन दोनों फलनों का मान भी बराबर हो। अगर किन्हीं दो फलनों के लिए ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तो हम कहते हैं कि वो दोनों फलन कैसे हैं? तुल्य फलन है। किस तरीके के हैं? तुल्य फलन। और हम इसे कैसे दर्शाते हैं? एफ बराबर जी लिखकर। तुल्य का मतलब समान, इक्वल। तो दोबारा से मैं समझा देता हूं कि अगर दो फलन है एफ और जी, इन दोनों का प्रांत समान है, मतलब एक जैसा है, सहप्रांत समान है, और प्रांत के जो इनका इक्वल प्रांत है, कॉमन प्रांत है, उस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर इन फलन का मान समान है, या ये कह लें कि परिसर समान है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों फलन तुल्य हैं। क्लियर? चलिए, अब हम पुरानी चीजों को काफी अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। अपन अभी अपने 12th के पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, संयुक्त फलन। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था, ये चैप्टर 3 नंबर का है, और बेसिकली एग्जाम में इसमें से 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन आते रहे, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। चलिए, अपन बात करते हैं संयुक्त फलन या कंपोजिट फंक्शन की। ये क्या चीज है? संयुक्त फलन क्या है? नॉर्मली भी संयुक्त का मतलब समझते होंगे। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ देना, कंबाइन कर देना, इकट्ठा कर देना। तो यहां भी हम क्या कर रहे हैं? दो या दो से ज्यादा फलनों को जोड़ रहे हैं, संयुक्त कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं। अगर हम दो या दो से ज्यादा फलनों को जब आपस में संयुक्त करते हैं या कंपोजिट करते हैं, तो इसके कुछ स्पेशल रूल हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां। वैसे तो है नहीं कि जनरली जैसे ईंट के ऊपर ईंट रख दी, जोड़ दी। ये फलन है तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उन्हीं कंडीशन के अकॉर्डिंग दो फलनों को संयुक्त किया जा सकता है। अब जैसे मानव में अगर संयुक्त करना है तो कुछ कंडीशन है, मेल को फीमेल से संयुक्त किया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आदमी को गधे के साथ संयुक्त कर दें, तो सेम सिस्टम है। यहां पर कुछ विशेष कंडीशंस होती है, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। क्या है? सपोज करो अपने पास तीन फलन,
समुच्चय हैं ए, बी और सी, और ये तीनों ही समुच्चय किस तरीके के हैं? ये तीन अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त का मतलब समझते हो? ऐसे समुच्चय हैं जिनमें अवयव मौजूद हैं, और इन तीन समुच्चयों में दो फलन है अपने पास, f और g। ये परिभाषित है, किस तरीके से परिभाषित है? f a से b में परिभाषित है और g b से c में परिभाषित है। मैं कल ही बता चुका हूं आपको कि जो तीर का निशान होता है ये बताता है इसके बाईं ओर जो लिखा रहता है वो प्रांत है, और जो दाईं ओर लिखा रहता है वो सह प्रांत है। इस साइड में जो लिखा हुआ है वो सह प्रांत है और इस तरफ जो लिखा हुआ है वो प्रांत है। अब ये दो फलन इन तीन अरिक्त समुच्चयों में परिभाषित है, ए से बी और बी से सी में, ए से बी में एफ और बी से सी में जी। अगर इस तरीके से कहीं हो रहा है तो एक और तीसरा फलन इस ए से सी में सीधा ही परिभाषित होगा। और कैसे परिभाषित होगा? ए से सी में परिभाषित होगा। नाम की बात अपन बाद में करेंगे कि इसको नाम क्या देंगे। फिलहाल हम ये कह लेते हैं कि कोई एक फलन है जो किसमें परिभाषित है? ए से सी में। और कैसे परिभाषित होगा कि ए के प्रत्येक अवयव के लिए सी में उसका कोई प्रतिबिंब मौजूद होगा। संयुक्त फलन को नॉर्मली अपन एफ और जी और एफ का संयुक्त फलन है, उसे लिखेंगे अपन गॉफ, GOF, GOF। और ये कहां परिभाषित होगा? ऐसे सी में। किस तरीके से परिभाषित होगा? GOF x बराबर G ऑफ fx, प्रत्येक x बिलोंग टू प्रांत। काय का प्रांत? इस फलन का प्रांत। यहां a है तो इसका मतलब a से है। तो अगर a b c तीन अरिक्त समुच्चय हैं, a b और c, और इनमें दो फलन परिभाषित है, कौन कौन से? f a से b में और g b से c में। तो एक तीसरा फलन जिसे हम GOF कहेंगे, GOF a से c में परिभाषित होगा। और किस तरीके से परिभाषित होगा कि GOF x किसके बराबर होगा? G ऑफ fx के, किसके लिए? प्रांत के प्रत्येक बिंदु के लिए। तो ये जो GOF है ये कहलाएगा G और F का संयुक्त फलन। क्या कहलाएगा ये? G और F का संयुक्त फलन कहलाएगा। परिभाषा बड़ी एक लाइन की सिंपल सी है कि अगर A, B और C तीन अरिक्त समुच्चय हैं और इन अरिक्त समुच्चयों में दो फलन F A से B और G B से C परिभाषित है, तो एक तीसरा फलन GOF A से C में इस प्रकार परिभाषित होगा कि G ऑफ x बराबर G ऑफ fx, प्रत्येक x बिलोंग टू प्रांत, जो भी इस फलन का प्रांत हो वो। और इसे इन दोनों फलनों का संयुक्त फलन कहा जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में व्याख्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये हो क्या रहा है, असल में यहाँ क्या चीज चल रही है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, बड़ा सटीक और बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा कि असल में संयुक्त फलन है क्या। आप लोगों ने 10th का एग्जाम दिया होगा बोर्ड का, तो आप सभी का क्या है, जैसे मान लो कोई बच्चा है, अनिल नाम है उसका, राइट। जब इस बच्चे ने 10th का एग्जाम दिया होगा तो इसे क्या होगा, तो बोर्ड ने एक रोल नंबर प्रोवाइड कराया होगा एग्जाम के लिए। अनिल का रोल नंबर बोर्ड ने प्रोवाइड करा दिया, इसने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद इसकी कॉपी बोर्ड के पास पहुंची। अब बोर्ड क्या करेगा, जब कॉपी पहुंचती है तो कॉपी को चेक करने के लिए टीचर के पास भेजते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं कि जो रोल नंबर वाला पेज है बोर्ड से फाड़ देगा ऊपर से, और उसकी जगह पे क्या है, कोड दे देगा, पर्टिकुलर कोड, जो ये बताएगा कि ये कौन से बच्चे से रिलेटेड है। अगर रोल नंबर लिखा रहेगा तब तो टीचर को चेक करने वाले को पता हो सकता है, अच्छा ये रोल नंबर ठीक है, ये धौलपुर के किसी बंदे का है, या कोटा के किसी बंदे का है, या जयपुर के किसी बंदे का है। तो बोर्ड
गोपनीयता बनाए रखने के लिए क्या करता है, उस रोल नंबर की जगह स्पेस पे कोड दे देता है, और सामने वाले जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है उसे केवल इस कोड के बारे में पता होता है कि कोड ये है जिसने उसकी मतलब जिस बच्चे की कॉपी उसने चेक किया, उसे असल में न तो ये पता होता कि उस बच्चे का रोल नंबर कितना है, ना ही उसे उस बच्चे का नाम पता होता। अब क्या होगा, बच्चे का नाम अनिल, रोल नंबर प्रोवाइड कराया बोर्ड ने, फिर उसको कोड दे दिया, कोड देकर टीचर के पास कॉपी पहुंची और उसके मार्क्स दे दिए, चेक करने वाले ने उसको क्या दे दिए, नंबर दे दिए। ओके, अब कॉपी चेक करने वाला इसे वापस बोर्ड तक भेजेगा। ठीक, तो अब क्या होना चाहिए, एक तरीका तो यह है कि साहब बोर्ड क्या करे, पहले कोड से रोल नंबर ढूंढे और फिर रोल नंबर से बच्चे का नाम ढूंढे। यहां क्या हो गया, ये दो अलग अलग फलन हो गए। कौन कौन से, एक हो गया ये अनिल और उसका रोल नंबर। अनिल क्या करेगा, जो रोल नंबर का समुच्चय है उसमें एक रोल नंबर से जाके जुड़ेगा, ये नाम का समुच्चय है बच्चे का, ये रोल नंबर का समुच्चय हो गया। तो अनिल जाके क्या करेगा, एक रोल नंबर से जुड़ेगा, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, फलन हो गया। फलन की सारी कंडीशंस पूरी कर रहा है, ये नाम है, ये प्रांत हो गया, ये सह प्रांत हो गया। प्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा, मतलब हर एक बच्चे के लिए कोई ना कोई रोल नंबर होगा, तो ये फलन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर कोड और मार्क्स ये भी क्या हो गए, ये भी एक फलन हो गए। क्यों, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए कोई ना कोई कोड होगा और उस हर एक कोड वाले के नंबर आएंगे। अगर उसकी कॉपी मौजूद है या उसने एग्जाम दिया है तो या तो उसके नंबर आएंगे या एब्सेंट आएगा, तो हर एक के लिए एक ना एक प्रतिबिंब मौजूद होगा। अब ये दो अलग अलग फलन हो गए, तो वो जब रिजल्ट तैयार करेगा तो अब उसके पास दो अपॉर्चुनिटी है, दो ऑप्शन है, या तो वो इन दोनों को अलग अलग टैली करे, अलग अलग देखे कि बच्चे के नंबर इतने आए थे, ये कोड था, तो अच्छा इस कोड वाले का ये नाम था, तो ये काम करे। या फिर बोर्ड एक और सीधा काम कर सकता है, बोर्ड क्या करे, यहां अनिल के सीधे मार्कशीट में चढ़ाए और इसके लिए क्या करे, संयुक्त करे इन फलनों को। कैसे, इसे जीओएफ बना ले। कैसे बनाएगा, अनिल इस मार्क्स से कैसे रिलेटेड होगा, अनिल मार्क्स से ऐसे रिलेटेड होगा कि इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, रोल नंबर और कोड को, राइट। या ये मान लें कि चलो मार्क्स के लिए नहीं, कोड के लिए हम बीच में से क्या करें, हम बीच में से क्या करें, रोल नंबर और कोड हमें पता है, कोड बोर्ड ने खुद ने डिसाइड किए। जैसे किसी बच्चे का रोल नंबर है 9 ये उसका रोल नंबर है और इसको कोड दे रखा है 14 या उतनी 01, चलो ये रोल नंबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और बोर्ड ने कोड कैसे दिया है, अब ये कोड तो उन्होंने डिसाइड किया है, तो बाकी किसी को तो पता नहीं हो सकता। 1 0 3 0 6 0, तो बोर्ड को पता है कि उसने क्या किया है कि पहले तीसरे चौथे पॉइंट को कोड दे दिया, या कोई भी XYZ किसी भी तरीके की कोडिंग उन्होंने कर रखी है और कोड दे रखा है, या ABCD PQRS ABC हो गया। तो बोर्ड को पहले से डिसाइड है, तो क्या करे, सीधा इस कोड को रोल नंबर में कन्वर्ट करे और बच्चे की मार्कशीट में सीधे मार्क्स करा दे। तो असल में जो संयुक्त फलन है वो ये तरीका है। तो इससे क्या होगा, मेहनत बचेगी, इससे प्रक्रिया का सरलीकरण होगा। यहाँ पे हमें दो अलग अलग फलन दे रखे हैं, कंडीशन ये है कि हमें इनको पहले एक फलन बनाना होगा। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, अनिल को रोल नंबर की जगह कोड का ऐसे करके फलन बनाना। हम एक पर्टिकुलर मार्कशीट में कोडिंग के हिसाब से नंबर लिख लेंगे। अब अनिल और कोड ये एक फलन हो गया, और कोड और मार्क्स एक फलन हो गया, इसमें रोल नंबर की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि रोल नंबर बना रहेगा, नाम की जरूरत ही नहीं रहेगी, ऐसे। अब क्या हुआ, नाम की कहीं रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, नंबर जाके सीधे किस पे चढ़ेंगे, रोल नंबर पे। तो
असल प्रक्रिया में ये हमारा संयुक्त फलन करना है, दो अलग अलग फलनों को आपस में जोड़ देना इस तरीके से। चलो गणित की भाषा में बात करते हैं, ये तो एग्जाम्पल रहा कि असल में हम कर क्या रहे हैं। देखो हमने क्या किया था कि तीन अरिक्त समुच्चय लिए थे, ए बी और सी, और फलन क्या परिभाषित किए थे, एफ कहा था ए से बी में और जी कहा था बी से सी में। अभी मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पे आऊंगा, पर पहले से समझ लें अच्छे से। तो यहां जरा ध्यान से देखें, एफ ए से बी में एक फलन है, इसका मतलब यह है यहाँ ए प्रांत है और बी से प्रांत है। इसका मतलब ए के किसी अवयव या ए के प्रत्येक अवयव एक्स के लिए हम कोई अवयव ले लें ए का एक्स, तो इसके लिए अपने पास क्या होगा, बी में एक प्रतिबिंब मौजूद होगा। मतलब क्या है, अगर ये मेरा ए है और ये मेरा बी है और ये मेरा एक्स का एक अवयव है, तो इसके लिए कोई ना कोई प्रतिबिंब इसमें मौजूद रहेगा। अगर एफ फलन है तो, और क्या कहेंगे उसे हम, एफ प्रतिबिंब कहेंगे, और वो क्या होगा, एफ एक्स हो गया मान लो। तो एक्स के लिए क्या होगा, बी में एक अवयव मौजूद होगा जिसे हम कहेंगे एफ एक्स, राइट। अब एफ एक्स इस बी का अवयव है, एफ एक्स इसका अवयव है बी का, तो इस, और यहां पर जी क्या है, बी से सी में एक फलन है, तो इस एफ एक्स के लिए भी सी में हमारे पास एक प्रतिबिंब मौजूद होगा। कैसे होगा, ये मेरा है बी, एफ एक्स इसका अवयव है, तो सी में एक अवयव होगा, नाम क्या है फलन का, जी, तो हम इसको नाम क्या देंगे, जी ऑफ एफ एक्स। क्लियर। तो यहां जो अवयव मौजूद होगा उसे हम क्या कहेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। अब क्या होगा, हमारा इस x के लिए सीधा संबंध जुड़ जाएगा इससे, जिसे हम क्या कहेंगे, जी ओ एफ एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स के लिए, किसके लिए, प्रत्येक x बिलोंग टू प्रांत के लिए। इस फलन का प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत होगा a और सह प्रांत क्या होगा, c। a से c में सीधा एक संबंध जुड़ गया, ये अपना कहलाता है संयुक्त फलन। क्लियर। चलिए मैं इसे डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूं आपको। ये है मेरा ए और ये है मेरा समुच्चय बी। ए से बी में एक फलन मौजूद है एफ। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का प्रतिबिंब एफ एक्स है, राइट। ये हमारा एक फलन है बी से बी। ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा फलन है जो किसमें है, बी से सी में। ये मेरा सी हो गया और फलन मेरा कहां है, बी से सी में है। नाम इसका क्या हो जाएगा, जी। यही तो कह रहे हैं हम, एफ जो है वो ए से बी में, जी जो है वो बी से सी में। इसके लिए हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, जी ऑफ एफ है, ये प्रतिबिंब होगा। क्लियर। अब संयुक्त फलन असल में क्या है, इस एक्स को इस जी ऑफ एफ एक्स से संबंधित कर देना है। इसका नाम अपन क्या रखेंगे, इसका नाम अपन रखेंगे जीओ एफ। और यहां पर क्या होगा, यहां पर एक्स का प्रतिबिंब जी ऑफ एफ एक्स होगा। इसी को हम गणित की भाषा में कैसे लिखते हैं, यदि एफ ए से बी और जी बी से सी है तो जीओ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स। प्रत्येक एक्स बिलोंग टू ए के लिए, और फलन अपना क्या हो जाएगा, जीओ एफ बी से सी। ये अपना संयुक्त फलन है। क्लियर। देखिए यहां पे विशेष नोट करने वाली, ध्यान रखने वाली चीज है, क्या चीज है,
एक्स के मतलब प्रांत ए के हर एक अवयव के लिए बी में ये अवयव मौजूद है एफ एक्स। अगर सपोज करो हम जो जी बी से सी ले रहे हैं, ये एफ एक्स इस फलन दूसरे जी बी सी के प्रांत में मौजूद ही नहीं है, तब क्या होगा? क्या तब ये फलन परिभाषित हो पाएगा? क्या संयुक्त फलन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। खास बात यह है कि अगर x का प्रतिबिंब एफ एक्स इस दूसरे समुच्चय में मौजूद है, मतलब सिंपल सी बात यह है कि इस f का जो परिसर है वो अगर g के प्रांत के बराबर है या उसका उपसमुच्चय है तो ही हमारा संयुक्त फलन परिभाषित हो सकता है GOF, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो GOF परिभाषित होने के लिए विशेष कंडीशन क्या है? जब तक इस f का परिसर इस g के प्रांत के बराबर या उपसमुच्चय नहीं होगा, f का परिसर सबसेट इक्वल टू g का प्रांत ये होता है, तब ही हम g और f का संयुक्त फलन बना सकते हैं, GOF, अदरवाइज नहीं बना सकते। क्लियर? तो विशेष नोट करने वाली बात है, अगर किसी फलन का परिसर दूसरे फलन के प्रांत का उपसमुच्चय नहीं है तो हम उन दोनों फलनों g और f का संयुक्त फलन नहीं बना सकते। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमने ये कहा कि साहब g और f का संयुक्त फलन GOF, तो वैसे हम ये भी तो कह सकते हैं कि f और g का संयुक्त फलन f और g। संयुक्त करने का कोई नियम थोड़े है कि ऐसे ये थोड़े कि नहीं साहब f g और f ही संयुक्त होंगे, f और g संयुक्त नहीं होंगे। उसको हम कहेंगे FOG। क्या कहेंगे? तो संयुक्त करने के दो तरीके हो गए, एक हो गया GOF, दूसरा हो गया FOG। लेकिन संयुक्त होने के लिए कंडीशन वही रहेगी, पीछे वाले फलन का परिसर आगे वाले फलन के प्रांत का उपसमुच्चय होना जरूरी है, चाहे GOF हो, चाहे FOG हो, चाहे HOG हो, चाहे GOH हो। तो जो हमारा पीछे वाला फलन मौजूद होगा उसका परिसर आगे वाले फलन के प्रांत का उपसमुच्चय आवश्यक रूप से होना चाहिए। ये थ्योरेटिकली बात रही, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं कि असल में संयुक्त फलन सवाल जब हम करते हैं तो हम परिभाषित कैसे करते हैं उसे समझने का प्रयास कर लीजिए, क्योंकि थ्योरेटिकली पता होना बेहतर है, लेकिन सवाल करने के लिए हमें वहां ये डायग्राम बना के नहीं देखने हैं, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। देखो f है मेरा a से b और g है मेरा b से c में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा मुझे अगर GOF परिभाषित करके देखना है तो पीछे वाले का परिसर आगे वाले के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। पीछे वाले का परिसर किसमें मौजूद होगा? इसमें मौजूद होगा b में। आगे वाले का प्रांत क्या है? ये है। तो हमें क्या करके देखना है कि ये जो दो समुच्चय हैं, हमें क्या करके देखना है सवाल करते टाइम पे, ये जो दो समुच्चय हैं इनमें ये ऊपर वाला जो है वो या तो इसके बराबर हो या बराबर नहीं हो तो कम से कम उपसमुच्चय जरूर। क्लियर? अगर ऐसा होता है जैसे यहां पर b और b मतलब तुल्य फलन है, एक जैसे हैं, बराबर है, तो क्या होगा? एक हमारा फलन परिभाषित हो जाएगा, वो कहां होगा? a से c में, राइट? और कैसे होगा ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस तरीके से परिभाषित होगा। चलिए मैं ये कहूंगी साहब इसके लिए FOG परिभाषित करके चेक करो। तो अब हम फिर से उसी काम को करेंगे। हमें क्या करना है? परिभाषित FOG। तो जो पीछे आएगा उसे हम ऊपर लिखेंगे। FOG में G पीछे आता है उसे हम क्या कर लेंगे? ऊपर लिख लेंगे। F पहले आता है उसे नीचे लिख लेंगे। लिख लिया? परिभाषित करने के लिए हम इस फंडे का यूज करते हैं, इस तरीके का यूज करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर परिभाषित करके दें। ये ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है, ये समझने का तरीका है।
अलग अलग टीचर्स का अलग अलग हो सकता है, कोई और किसी और तरीके से समझाता होगा, मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ, किसी को किसी और तरीके से समझना बेहतर लगेगा, वो उस तरीके से समझ सकता है। अगर आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप थ्योरी के हिसाब से बेहतर हो, आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, तो आपने अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए या सरल करने के लिए कोई सा भी तरीका इस्तेमाल किया हो, सही है। तो हमने क्या है, हमें आप एफओजी परिभाषित करके देखना है। तो जिसे हम पीछे लिखेंगे उसे ऊपर लिखेंगे, जिसे हम आगे लिखेंगे उसे हम नीचे लिखेंगे, और चेक वही करेंगे, क्या चेक करेंगे हम, क्या पीछे वाले का और ऊपर वाले का परिसर नीचे वाले के प्रांत का उपसमुच्चय है। यहां पर तो बी और बी बराबर थे, लेकिन यहां पर सी और ए बराबर नहीं है, ना ही उपसमुच्चय है, इसलिए इसमें एफओजी परिभाषित नहीं होगा। समझ पाए कैसे करना है? तो कोई सा भी एग्जाम्पल हो, कोई सा भी सवाल हो, हमें इस तरीके का इस्तेमाल करना है। चलिए मैं एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी बुक का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें हमें 3 समुच्चय दे रखे हैं। एक समुच्चय अपना ए, 1 2 3, दूसरा है बी, क्या है इसमें 4 5, तीसरा है सी, और इसके अवयव क्या क्या है 7 8 9। यहां पर हमसे कह रखा है कि जो एफ है हमारा वो ए से बी में परिभाषित है, और जी कहां दे रखा है, जी दे रखा है बी से सी में परिभाषित, राइट। सवाल में हमें F1 बराबर मतलब 1 पर फलन का मान या 1 का प्रतिबिंब कितना दे रखा है 4, और F2 बराबर कितना दे रखा है 4, और F3 बराबर कितना दे रखा है 5, G4 बराबर कितना दे रखा है 8, और G5 बराबर कितना दे रखा है 9। 4 4 5 8 9। सवाल में ये चीजें हमें दे रखी है और हमसे 0F पूछ रहा है। देखो जब भी हम दो फलनों को संयुक्त करने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या वो परिभाषित है। जब वो परिभाषित होगा तभी हम उसके लिए कुछ आगे प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो परिभाषित करने के लिए मैंने आपको बताया कॉपी में नहीं करना है, रफ कॉपी में चेक करना है। परिभाषित करने के लिए हमें क्या चेक करना है, हमें GOF परिभाषित करना है। पीछे कौन सा मौजूद है F, तो हम क्या करेंगे F को ऊपर लिख लेंगे। F अपना क्या है A से B, राइट। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस कर लोगे तो खुद भी देखने से पता चल जाएगा कि पीछे वाले का परिसर B, आगे वाले का प्रांत उपसमुच्चय है, इसलिए परिभाषित हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं होती तब तक के लिए क्या करोगे, पीछे वाले को ऊपर लिखोगे, आगे वाले को नीचे लिखोगे, और चेक क्या करोगे कि ऊपर वाले का परिसर नीचे वाले के प्रांत का उपसमुच्चय हो, बराबर हो, तुल्य समुच्चय हो, राइट। यहां पे ऐसा हो रहा है B इक्वल टू B है, राइट। इसलिए क्या हो जाएगा, GOF कहां परिभाषित होगा, नीचे से ऊपर परिभाषित करेंगे। GOF कहां परिभाषित हो जाएगा A से C में। हो गया, परिभाषित है तो अब हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब सवाल करते हुए हम क्या लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, चूंकि F का परिसर सबसेट इक्वल टू G का प्रांत है, हमने अभी चेक किया था, इसलिए GOF और कहां आया था
ए से सी में इसका परिसर इसके प्रांत के बराबर है और समुच्चय, इसलिए फलन कहां परिभाषित होगा, इसे सी। चलो भाई परिभाषित तो हो गया, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए प्रांत हमारा क्या है, ए, और परिसर किसमें मिलेगा, सी में। प्रांत के अवयव एक के लिए फलन परिसर, फलन का मतलब क्या है, इस प्रांत ए के हर एक अवयव के लिए कोई ना कोई इसमें प्रतिबिंब मौजूद होना चाहिए, यही है। तो GOF 1 बराबर, मतलब समझना इसका, हम क्या कर रहे हैं, प्रांत के हर एक अवयव के फलन का मान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जहां GOF 1 कितना हो जाएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब थ्योरी में मैं पढ़ाया था, GOF x किसके बराबर था, GOF के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, GOF 1 किसके बराबर हो जाएगा, GOF 1 के। मतलब इस O को हटा देंगे और इसकी जगह मजला कोष्ठक लगा देंगे। हमेशा सबसे आगे वाले O से शुरू करेंगे, आगे बताऊंगा क्या है ये चीज। तो हम क्या करेंगे, O को हटा देंगे और मजला कोष्ठक लगा देंगे। F1 की सवाल में हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 4। F1 का मान 4 है, तो G4 आ जाएगा, और G4 का मान कितना है, 8। अब बस हमें ये चेक करना है कि क्या ये 8 इस सी में मौजूद है, मौजूद है। तो GOF 1 का मान कितना हो गया, 8। ऐसे ही GOF 2 का मान कितना हो जाएगा, F2 की वैल्यू कितनी है, 4, तो G4 फाइनली मान 8। ऐसे ही GOF 3 का मान कितना हो जाएगा, GOF 3 कितना हो जाएगा, G5। F3 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो G5 का मान कितना है, 9। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस केवल फलन को लिख देना है। GOF अपना कितना हो जाएगा, क्रमित युग्म के रूप में हम इसको लिखे देते हैं। कैसे लिखेंगे, 1 का प्रतिबिंब 8, तो क्रमित युग्म बनेगा 1 8। 2 का प्रतिबिंब 8, क्रमित युग्म बनेगा 2 8। 3 का प्रतिबिंब 9, क्रमित युग्म बनेगा 3 9। ये हो गया हमारा GOF। अंडरस्टैंड। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये GOF है, हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें GOF परिभाषित है लेकिन FOG परिभाषित नहीं है, राइट। एग्जांपल नंबर 2 है, ये सभी क्वेश्चन, सारी थ्योरी मैं आपको नोट्स के रूप में, PDF के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आराम से अच्छे से पढ़ो, समझो, और इन सभी चीजों को मैं आपको PDF के रूप में भेज दूंगा। चलिए अब हम ऐसे एग्जांपल पे चलते हैं जिसमें GOF तो परिभाषित है लेकिन FOG परिभाषित नहीं है। आपकी बुक का एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। क्या एग्जांपल है, F दे रखा है N से Z, Fx बराबर है 2x, और G दे रखा है Z से Q, और Gx बराबर कितना है, x + 1/2। हमें यहां पर सवाल में हमसे GOF पूछ रहा है और FOG पूछ रहा है। चलिए हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि अगर हमें GOF निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो पीछे वाले का परिसर है, पीछे वाला यहाँ क्या है F, इसका परिसर कितना है Z, ये चेक करेंगे। ये N Z Q इनके बारे में पता है, ये क्या है, ये समुच्चय है। ऐसे पहले से डिसाइड किए हुए, नाम दिए हुए समुच्चय है। N क्या होता है, N वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है,
Z क्या है? Z पूर्णांकों का समुच्चय है। Q क्या है? Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। राइट, हमें पता है कि ये क्या किन चीजों के समुच्चय हैं। 11th में अपन ने डिटेल में इनके नाम पढ़े हैं, इनके बारे में खूब बातें की हैं। चलिए, हमें GOF परिभाषित करना है तो क्या हो, कैसे परिभाषित होगा? पीछे वाले का परिसर क्या है? Z है, और किसका उपसमुच्चय होना चाहिए? आगे वाले का प्रांत का। यहाँ देखिए Z का प्रत्येक समुच्चय अपना उपसमुच्चय होता है, तो Z क्या होगा? Z का उपसमुच्चय हो गया। क्लियर? इसलिए हमारा GOF परिभाषित हो जाएगा कहाँ? N से Q में। चूंकि F का परिसर सबसेट इक्वल टू G का प्रांत, इसलिए GOF N से Q परिभाषित है। राइट, अब कैसे परिभाषित होगा? इस प्रकार परिभाषित है कि GOF X बराबर क्या होगा? मैंने बताया था आपको, इस O को हटा देंगे अपन और इसकी जगह मझला कोष्ठक लगा देंगे। G ऑफ Fx कितना हो जाएगा? Fx की वैल्यू कितनी है? 2x, तो G ऑफ 2x। अब यहां जो चीज है वो समझने वाली है थोड़ा सा। देखिए, यहां जब x का फलन था तो मान था अपने पास x प्लस 1/2। अगर ये y का फलन हो जाता तो क्या मान हो जाता? y प्लस 1/2। राइट, अगर ये z का फलन हो जाता तो क्या हो जाता? z प्लस 1/2। अगर ये 2x का फलन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1/2। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ x की जगह 2x आया तो इस फलन के मान में x की जगह 2x रख देना। कोई और चीज आती तो उसे रख देना होता था। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2x प्लस 1/2। प्रत्येक x बिलोंग टू n के लिए। राइट, ये हो गया हमारा साहब GOF परिभाषित। कहाँ है? n से q में, और कितना मान आएगा? 2x प्लस 1/2। चलिए FOG के लिए बात करते हैं। यहाँ जब हम FOG की बात कर रहे हैं तो अब हमारा पीछे फलन कौन सा है? G। अब हम क्या करेंगे? G के परिसर को चेक करेंगे। G का परिसर कितना है? यहाँ Q। आगे वाले का प्रांत कितना है? N। अब जरा मुझे सोच के बताओ, क्या Q N का उपसमुच्चय होता है? नहीं होता। N Q का उपसमुच्चय होता है, Q N का उपसमुच्चय नहीं होता है। तो FOG के लिए हम क्या लिखेंगे? चूंकि G का परिसर नॉट सबसेट इक्वल टू F का प्रांत, इसलिए FOG परिभाषित नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों परिभाषित करके देख लेते हैं अपन। समझ में आया होगा? गुड। चलिए एक तीसरा एग्जांपल और लेते हैं। आपकी बुक का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। क्या एग्जाम्पल है? f दे रखा है r से r और fx कितना है? x स्क्वायर। राइट, सॉरी साइन x।
और जी भी दे रखा है आर से आर, और जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर। क्लियर? सवाल में हमसे पूछ रहा है कि इसके लिए जीओएफ और एफओजी दोनों परिभाषित करो और यह भी ज्ञात करो कि क्या ये समान है, क्या ये तुल्य फलन है। देखिए जीओएफ के लिए बात करेंगे, सब हम जीओएफ की बात कर रहे हैं तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। जीओएफ पीछे कौन सा है एफ, एफ का परिसर, पीछे वाले का परिसर देखते हैं, एफ का परिसर कितना है आर, और आगे वाले का प्रांत लेते हैं, आगे वाले का प्रांत कितना है आर। दोनों ही समान समुच्चय हैं, तुल्य समुच्चय हैं, और हम जानते हैं कि दो एक जैसे समुच्चय मतलब प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, इसलिए चूंकि एफ का परिसर सबसेट इक्वल टू जी का प्रांत, इसलिए जीओएफ कहां परिभाषित करते हैं नीचे से ऊपर की ओर, राइट। कहां परिभाषित हो जाएगा आर से आर में, इसलिए जीओएफ आर से आर इस प्रकार परिभाषित है कि प्रत्येक x बिलोंग टू आर। अब ये कौन सा आर है, ये प्रांत है किसका, इस फलन जीओएफ का, ये वाला, ये प्रांत मैंने यहां लिख दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा किस लिए, जिससे ये बता रहे कि ये इस प्रांत का है। आप लिखना चाहिए लिखे, ना लिखना चाहो मत लिखो। तो प्रत्येक x बिलोंग टू आर प्रांत के लिए क्या करते हैं, जीओएफ एक्स, फिर से एक बार ओ को हटा देंगे, उसकी जगह क्या लगा देंगे मझला कोष्ठक, राइट। एफ एक्स का मान कितना है साइन एक्स, तो जी ऑफ साइन एक्स, राइट। जब जी एक्स का फलन था तो एक्स स्क्वायर है, अगर जी साइन एक्स का फलन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर। ये हो गया मेरा किसका मान, जीओएफ एक्स का, राइट। ये मेरा जीओएफ। ऐसे ही अगर हम एफओजी परिभाषित करना चाहें, एक बार फिर से आते हैं, अगर हमें एफओजी परिभाषित करना है तो अब पीछे क्या है जी, तो हम क्या लेंगे जी का परिसर, क्या चीज लेंगे जी का परिसर, जी का परिसर कितना है आर, और साथ में क्या लेंगे एफ का प्रांत। तो दोनों ही एक जैसे समुच्चय हैं, इसलिए अपना एफओजी भी परिभाषित हो जाएगा, और क्या होगा, क्योंकि जी का परिसर सबसेट इक्वल टू एफ का प्रांत, इसलिए एफओजी कहां से कहां परिभाषित होगा, आर से आर में। इस प्रकार परिभाषित है कि कैसे परिभाषित होगा, प्रत्येक x बिलोंग टू आर, आर यहां पे क्या है प्रांत है, कौन सा वाला, ये वाला प्रांत एफओजी का प्रांत के लिए एफओजी क्या हो जाएगा, एफओजी x बराबर f, क्या करेंगे o को हटा देंगे, मझला कोष्ठक लगा देंगे, gx का मान कितना है, gx की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो इसे यहां पर रख देंगे। जब f x का फलन था तो साइन x था, अब एक्स स्क्वायर का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, मतलब जहां पर x मौजूद है वहां पर साइन, वहां पर एक्स स्क्वायर लिख देना है, राइट। तो ये मेरा परिभाषित हो गया जीओ है, और यहां पर देखने से ही पता चल रहा है कि इन दोनों के प्रांत बराबर हैं, से प्रांत बराबर हैं, लेकिन प्रांत के प्रत्येक अवयव पर फलन का मान बराबर नहीं है, इसलिए जीओएफ नॉट इक्वल टू एफओजी है,
मतलब ये तुल्य फलन नहीं है। क्लियर? चलिए, थैंक यू।